वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो है यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो ला रहे हैं। हिंदी हो या चाहे मैथ हो या रीजनिंग और आईपीसी सीआरपीसी और संविधान सबसी की वीडियो कंटिन्यू आ रही है। और इनमें हम मोस्टली अभी फिलहाल जो है लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। राइट, यदि आप अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, एक बूस्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जो है हम यहाँ पर 2000 प्लस जो है क्वेश्चंस आईपीसी सीआरपीसी के प्रैक्टिस कराए जाएंगे हमारे चैनल पर, जिसकी आज फर्स्ट वीडियो है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता प्रवर्तित हुई 6 अक्टूबर 1860 में, या आपकी 6 दिसंबर 1860 में, या 1 जनवरी 1861 में, या 1 जनवरी 1862 में। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर है वो है 1 जनवरी 1862 में। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड को जो है 1 जनवरी 1862 में जो है लागू किया था, प्रवर्तित किया था। फ्रेंड्स, ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपकी आईपीसी काम नहीं करती है। जम्मू कश्मीर में आपका काम करता है रणवीर दंड संहिता। क्या काम करता है? आपका काम करता है रणवीर दंड संहिता। ठीक है, वहाँ पर रणवीर दंड संहिता चलता है। और आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ओवरऑल सब जगह इंडिया में जो है आईपीसी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था 6 अक्टूबर 1860 में, या 30 अक्टूबर 1860 में, 25 नवंबर 1860 में, 31 दिसंबर 1860 में। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर है वो है 6 दिसंबर 1860 में। 1860 में लॉ बना था और लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 में। ये डेट दोनों आपको ध्यान रखनी है आईपीसी की, कि 1860 में। आप समझ सकते हो कि आज़ादी के बाद पहले का बना हुआ रूल है ये, अंग्रेजों के टाइम का चला हुआ है। ठीक है, उस टाइम भी यही था, अब भी यही था, कोई चेंजेस नहीं आया। तो आप सोच सकते हो भारत कितना अच्छा है। कोई नहीं, इम्प्रूवमेंट लॉ में होते रहेंगे। निम्नलिखित में से एक्ट में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व है? मानव, प्राणी, दुराश्रय, आपराधिक कर्ता या हेतु। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आवश्यक जो तत्व है ये तीनों हैं, मानव, प्राणी, दुराश्रय और आपराधिक, हेतु नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों तत्व आपको ध्यान रखने। अपराध के आवश्यक तत्व है ये, मानव भी होना चाहिए, दुराश्रय और आपराधिक करते काम जो करता है आपराधिक। आगे गलत उत्तर बताना है आपको। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है: जब वह स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब वह घटनास्थल पर उपस्थित होता है, जब वह किसी अन्य व्यक्ति को आपराधिक कार्य करने में अपना अभिकर्ता बनाता है या प्रेरित करता है। इनमें से फ्रेंड्स कुछ आंसर स्टूडेंट ए भी लगा सकते हैं, बट इट इज द रॉन्ग। यदि वो कोई व्यक्ति घटनास्थल पर है तो वो अपराधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द कब प्रयोग किए गए हैं? नर हेतु, नारी हेतु, या हर व्यक्ति हेतु, चाहे वह नर हो या नारी हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग इन संहिता में नहीं है। तो फ्रेंड्स, पुल्लिंग के लिए नर और नारी दोनों के लिए यूज किया गया है आईपीसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री घोतक है: वयस्क स्त्री, अविवाहित, ठीक है, किसी भी आयु की स्त्री या विवाहित स्त्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी भी आयु की स्त्री हो, सभी के लिए जो है स्त्री शब्द मान्य होगा यदि वो आईपीसी में है। राइट, नेक्स्ट है, भारतीय निम्न वादों में कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है? केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र, ठीक है, निहारेंदु दत्त बनाम किंग एम्पायर, या केदारनाथ। फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तीनों ही गलत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको धारा 34 पता होनी चाहिए। धारा 34 का मतलब है सामान्य आश्रय से। सामान्य आश्रय से, सामान्य आश्रय का मतलब क्या है? सामान्य आश्रय का मतलब है कि आश्रय जो अपराधिक करते करने वाले लोगों को ज्ञात हो। मतलब कोई बंदा है, ठीक है, वो अपराध करता है, आश्रय मतलब उसे पता है कि मुझे क्या अपराध करना है। ठीक है, तो वहां पर जो है धारा 34 लागू होगी। ठीक है, राइट। सामान्य आश्रय एक एग्जाम्पल और दे सकता हूं मैं। दो चीजें हैं, एक तो है आपका समान आश्रय,
और एक है आपका सामान्य आश्रय। यहाँ पर आईपीसी में फ्रेंड्स शब्दों का बड़ा ध्यान रखना है आपको। वर्ड्स इज द इम्पोर्टेंस की। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द आईपीसी, यदि आप आईपीसी को समझना चाहते हो तो आपको इन शब्दों के साथ खेलना होगा, ठीक है। एक होता है समान आश्रय। समान आश्रय का मतलब है कि उसका कोई पूर्व नियोजित योजना एवं दिमागों का सम्मिलित नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पूर्व योजना नहीं होती, मतलब अपराधी ने कोई भी पूर्व योजना नहीं बनाई, समान आश्रय का मतलब। लेकिन सामान्य आश्रय का मतलब है यहाँ पर पूर्व योजना है कि उसे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ लूट करनी है, सब कुछ उसे पता है, ठीक है। तो धारा 34 के अंदर 3 केस आते हैं जो आपको याद रखना है। एक केस है आपका, सबसे फर्स्ट केस है महबूब शाह बनाम इम्परर, ठीक है। ये केस आपको पता होना चाहिए। दूसरा केस है आपका वारिंदर, ये याद रखने हैं आपको, ये क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वारिंदर घोष बनाम इम्परर, ठीक है। और तीसरा है आपका श्री कांतिया। फ्रेंड्स ये याद रखने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा भी। बनाम बम्बई राज्य, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों केस आपको पता होने चाहिए जो धारा 34 से संबंधित है। और धारा 34 में क्या है, सामान्य आश्रय से संबंधित है। यहाँ पे 2 शब्द ध्यान रखने आपको, समान आश्रय और सामान्य आश्रय। समान आश्रय का मतलब है पूर्व में कोई योजना नहीं है, और सामान्य आश्रय का मतलब है कि पूर्व में एक योजना बनाई है अपराधी ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वादों में से कौन सा सामान्य आश्रय से संबंधित है? तो महबूब शाह बनाम एम्परर, वीरेंद्र, डीपीपी बनाम और श्री कांतिया। मैंने लास्ट ही उसमें बता दिया था आपको कि कौन कौन से इसमें होगा। तो 1, 2 और 4 ये तीनों केस क्या है, सामान्य आश्रय से संबंधित है, धारा 34 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। किसी परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति कारित करने का आशय रखता है, यह ज्ञान रखता है कि वह इसे कारित कर सकता है, यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि ऐसे कारित होना संभव है उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है डी है, उपरोक्त सभी स्थितियों में। आगे बढ़ते हैं। एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है दोष मुक्ति, उन्मोचन, दोष सिद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है दोष सिद्धि। सफल अभियोजन का जो परिणाम होता है, सफल मतलब कंप्लीट, उसका मतलब है दोष सिद्धि, कि वो अपराधी है। प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से, संपत्ति से, शरीर व संपत्ति दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है आपको सी, शरीर व संपत्ति दोनों से। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है मैं बताता हूँ कि आपको 2 धारा याद रखनी है। एक तो धारा है आपकी शो, जिसका मतलब है शरीर की प्राइवेट सुरक्षा, ठीक है। और दूसरी धारा आपको याद रखनी है धारा 103, जिसका मतलब होता है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा है, दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें, प्राइवेट प्रतिरक्षा में शरीर भी और आपका ये भी, ठीक है। कुछ मतलब ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कर देता है शरीर अपनी, मतलब कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के उसमें, जैसे तेजाब डालने में, ठीक है, किसी उससे अपनी रक्षा करने में, यदि उस तेजाब फेंकने वाले की मृत्यु हो जाए तो कोई अपराध नहीं, ठीक है। तो यदि कोई बंदा किसी को मारना चाहता है और वो अपनी प्रतिरक्षा में जो है उस बंदे को मार दे तो तब भी कोई अपराध नहीं, ठीक है। तो अपहरण के टाइम ऐसी हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रतिरक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा है, दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा है, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा है, या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा आपका डी, सभी हो जाएगा। आत्मरक्षा का अधिकार का मतलब है सभी, मतलब सारे ऑप्शन इसमें इंक्लूड हो जाएंगे।
नेक्स्ट है, किसी मामले में आत्मरक्षक अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपरोक्त सभी में। तो इसका जो फ्रेंड्स वो है आंसर 1 लोक सेवक। ये लोक नहीं है, ये लोक है, ठीक है। लोक सेवक मतलब जो सरकारी कर्मचारी है आपके, ठीक है, जैसे IPS हुए, आत्मरक्षक अधिकार उन्हें उपलब्ध नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन, महिला की लज्जा भंग करने के संबंधित हमला दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय संविधान में, इनमें से कोई। तो आप इसे डायरेक्ट क्वेश्चन लगा दोगे कि IPC में है। जितने भी दंड से संबंधित है वो IPC के अंदर और CRPC के अंदर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दहेज लेना और देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको दंड प्रतिषेध अधिनियम 1961 है जो आपको पढ़ना भी है एक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको IPC प्लस CRPC से अलग भी कई एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, ठीक है, और लाइक का बटन तो आपको दबाना ही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।